गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्पात आईएएस एकेडमी। तो संडे की सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन नेपाल एंड चाइना। यानी हाल ही में इस तरीके के न्यूज आ रहे हैं या इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं जिससे ये कहीं ना कहीं प्रूफ होता है कि चाइना की तरफ नेपाल ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है रेदर इंडिया के साइड होने से। तो देखते हैं कि ये सब इश्यू क्यों है, क्या ऐसा रीजन है या फिर कुछ पॉलिटिकल एंगल है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, सभी चीजें। तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको ये पीपीटीज बाद में अपलोड की हुई मिल जाएंगी। और कोशिश कीजिए कि वीडियो के साथ में आप रेगुलर रहें ताकि आपका फ्लो ना टूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो कंटेक्स्ट अगर देखें तो हाल ही में इस तरीके से नेपाल गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है या फिर बिहेव कर रही है जो हर तरीके से इंडिया को अपोज करने के साइड में है या फिर उसको नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, इंडिया के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली नेपाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक नया पॉलिटिकल मैप है उसको बनाएगी और उसके अंदर उसने इंडियन टेरिटरी को, जिसमें लेपू लेक, काला पानी, लिम्पियादूर और कुछ भी और एरियाज हैं जो आते हैं, उनको नेपाल का पार्ट बना दिया है। और साथ में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस किया है जिससे वो रेस्ट्रिक्ट करेगा सिटीजनशिप राइट इंडियन विमेन का अगर वो मैरी करती हैं नेपाल मैन के साथ में, और उनको कम से कम 7 साल के लिए वेट करना पड़ेगा अगर उनको नेपाल की सिटीजनशिप चाहिए तो जहां एक तरफ इंडिया और नेपाल के बीच में पोरस बॉर्डर्स हैं, यानी कि जो फ्लो है पीपल टू पीपल मूवमेंट वो इतना रेस्ट्रिक्शन से फ्री है, और यहाँ पे नेपाल का इस तरीके से रवैया कहीं ना कहीं शो करता है कि वो इंडिया के फेवर में कम, कहीं ना कहीं वो चाइना की तरफ इंक्लाइन दिख रहा है। और इंडिया नेपाल के रिलेशन कितने ज्यादा खराब हालत में पहुंच चुके हैं उसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि नेपाल के जो पीएम हैं उन्होंने लेटेस्ट एक मूव दिया है जिनमें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हिंदी को बैन किया है। तो ये एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल बिहेवियर है जो कि नेपाल के साथ में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा गया। हमारे हमेशा उसके साथ में फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। हम ऑलरेडी इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या क्लैशेस अभी रिसेंट में हुए हैं उसका लेक्चर भी बना चुके हैं, संडे सीरीज की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों के रिलेशन काफी ज्यादा लो होते जा रहे हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन में ये एक तरीके से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स के फेवर में या उनके प्रेशर में या उनके इन्फ्लुएंस में आकर के वो ऐसे सब स्टेप्स ले रहा है, और ये एक्सटर्नल फोर्स माना जा रहा है चाइना को। तो अगर हम थोड़ा रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो चाइना ने अभी तक 2 ग्रेटेस्ट क्राइसिस झेले हैं, जिसके अंदर एक नेचुरल क्राइसिस है अर्थक्वेक का और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। और दोनों ही इवेंट में ये जो नेपाल है उसका हालत काफी ज्यादा खराब हुआ। तो जैसा आपने भी उस टाइम पे देखा था कि जब अर्थक्वेक की सिचुएशन आई थी तो सबसे पहले हेल्प करने वाला या फिर एकदम इफेक्टिवली अगर किसी ने हेल्प चाइना की नेपाल की थी तो वो इंडिया था। इंडिया ने ये शो किया कि नेपाल के लिए इंडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कॉपरेशन, उसका टाइमली सपोर्ट उनको कितना हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच में दोबारा रिलेशन खराब हो गए जब नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल ने फ्रेम किया और उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात आई। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यहाँ पे नेपाल में चल रहा था तो उसने उस रेस्क्यू एफर्ट को बिल्कुल ओवरसाइड कर दिया। वो वाली चीज नेपाल ने कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दी जिसके लिए इंडिया ने उसको इतना हेल्प किया, उसके क्राइसिस में उसको हेल्प किया था। लेकिन इन दोनों इवेंट के अंदर चाइना ने बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया और उन्होंने अपनी टाइज जो थी नेपाल के साथ में वो डीपेन करने की कोशिश की, और इसी वजह से कहीं ना कहीं नेपाल आज चाइना की तरफ इंक्लाइन हो रहा है और इंडिया एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ गया है। और इस डेवलपमेंट का असर ये हुआ है कि कहीं ना कहीं जब इंडिया के साथ में रिलेशन की बात आती है तो नेपाल अब चाइना कार्ड प्ले करने लग जाता है।
तो अभी एनालाइज करने की जरूरत है कि जो करंट सिचुएशन है, क्या रियल में ऐसा है कि चाइना और नेपाल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, या सिर्फ एक ये परसेप्शन है जिसको ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है, और क्या रियलिटी है इस ट्रायंगुलर रिलेशन की, यानी इंडिया, चाइना और नेपाल की। और अगर ये रियलिटी है तो इस ट्रायंगुलर रिलेशन को ये कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। तो देखते हैं कि कैसे चाइना और नेपाल के रिलेशन इवॉल्व हुए हैं। अब इंडिया और नेपाल जो हैं वो दोनों लैंड बॉर्डर से या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट सिर्फ वो लैंड बॉर्डर से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि एक जो कल्चरल एफिनिटी होती है, यानी कल्चरल टाइज भी इंडिया और नेपाल की बहुत अच्छी है। अगर लिंग्विस्टिक और एथनिक आइडेंटिटीज की बात करें, हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, तो फेस्टिवल्स, फूड, काफी ज्यादा ड्रेसेस, इन सब में सिमिलैरिटी मिलती है इंडिया और नेपाल के बीच में। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल एक दूसरे के ज्यादा क्लोज से, बजाय कि चाइना और नेपाल की। और चाइना का जिस तरीके से हमेशा से हिस्ट्री रही है कि वो कहीं ना कहीं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट उसका रहता है, तो उसका नेपाल तिब्बत चाइना वॉर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट था, जिसके ऊपर टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। देन अगेन एक नेपाल तिब्बतन वॉर होती है 1855 के अंदर, जिसको बाद में कंक्लूड किया जाता है 1856 के अंदर ट्रीटी ऑफ थपाथली से, जिसके अंदर स्पेशल स्टेटस होता है चाइना का एज अ मीडिएटर। और इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट और इस सब की वजह से अर्ली 90s तक नेपाल ने अपने सारे रिलेशन चाइना से ब्रेक डाउन कर लिए। तो हिस्टोरिकली जिस कंट्री के साथ में नेपाल के इतने ज्यादा खराब रिलेशन रहे हैं, क्या उस कंट्री के लिए इंडिया के साथ में नेपाल अपने करीब 2000 साल से जो पुराने रिलेशंस हैं उनको तोड़ देगा? तो ऐसे देखा जाए तो ये रियलिटी नहीं दिखती जब तक हम ये ना देखें कि प्रेजेंट में किस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है नेपाल और चाइना रिलेशन के अंदर। तो 1950s के अंदर नेपाल और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से रिज्यूम करना शुरू किया था। देन इंडिया की तरह ही नेपाल ने भी तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ पार्ट ऑफ चाइना, और उसने अपने जो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर प्रॉब्लम से उसको रिजॉल्व किया। इसके बाद में चाइना ने कॉन्स्टेंटली ये ट्राई किया है कि वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाए इस हिमालयन किंगडम के ऊपर, यानी नेपाल के ऊपर, चाहे इकोनॉमिक लिंक्स के थ्रू या फिर अपना मिलिट्री असिस्टेंस दे के नेपाल को। देन 1970s के अंदर जो नेपाल के किंग वीरेंद्र थे, उन्होंने प्रपोज किया कि नेपाल एक जोन ऑफ पीस है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उस टाइम पे भी इंडिया ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया था, लेकिन चाइना ने इसको काफी सपोर्टिव माना था। तो बाद में इस तरह के थोड़े थोड़े करके इश्यूज आने लगे, जिससे इंडिया और नेपाल की टाइज के बीच में थोड़ी थोड़ी कड़वाहट आने लगी। यानी एक तरफ चाइना ने प्रोएक्टिवली नेपाल की हेल्प करने की कोशिश की है, उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ इंडिया और नेपाल के रिलेशन कहीं ना कहीं खराब होते गए। तो क्यों चाइना अपनी प्रॉक्सिमिटी अभी इंक्रीज कर रहा है, और क्या वो एफर्ट्स इस डायरेक्शन में ले रहा है? तो बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिससे ये प्रूव होता है कि चाइना कहीं ना कहीं ये चाहता है कि नेपाल के साथ में वो अपनी पार्टनरशिप को एनहेंस करे, और जहां इंडिया और नेपाल ओपन बॉर्डर और फ्री मोबिलिटी तक एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, अब चाइना उसके अंदर प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया का कंटेनमेंट चाइना इसलिए भी चाहता है क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन साउथ एशिया, और वो साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर एक लीडर की तरह उभर के आ रहा है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से इंडिया जो है वो ग्रो करे, उसका पावर ग्रो हो, वो स्टेटस उसका ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज हो, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं इंडिया का कॉम्पिटिटर है और वो अपनी सुपर पावर इंक्रीज करना चाहता है। तो इकोनॉमिकली भी चाइना ने नेपाल के साथ में अपने रिलेशन ठीक करने की कोशिश की है। इनफैक्ट चाइना ने जीरो टैरिफ ट्रीटमेंट भी ऑफर किया नेपाल को। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहे थे नेपाल के अंदर, जब इंडिया उसके अगेंस्ट में था और वो एक ब्लॉकेज जो इंडिया ने अनाउंस किया था नेपाल के अगेंस्ट में, उस टाइम पे भी बिजिग ने उस चीज का फायदा उठाया था और उन्होंने नेपाल की हेल्प की थी। तो इसने और ज्यादा इंडिया से नेपाल को दूर करने की कोशिश की। देन 2014 के अंदर चाइना ने इंडिया को ओवरटूक कर दिया
एज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेपाल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं चाइना ने नेपाल को अपने कंट्रोल में ले लिया और इस चीज को नेपाल ने भी बहुत पॉजिटिवली लिया है और उनको लगता है कि जो चाइना कर रहा है वो बहुत ही सही कर रहा है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हिमालयन रीजन के अंदर। तो चाइना की जो ये ओपन डिप्लोमेटिक पॉलिसी रही है नेपाल के अंदर, वो सिर्फ ये एक्सप्लॉइट करना चाहता है रिसोर्सेज नेपाल के और इंडियन मार्केट का उसको एडवांटेज लेना है। और इसीलिए 22 किलोमीटर की जो रोड है सेंट्रल नेपाल के अंदर जो कनेक्ट करती है सदर्न प्लेन्स को तिब्बत से, और ये शॉर्टेस्ट मोटरेबल ओवरलैंड रूट बनेगा बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उसने नेपाल को यूज कर लिया है इंडिया का मार्केट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसकी एडवांटेज लेने के लिए और नेपाल की रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये सब चाइना सिर्फ बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए नहीं कर रहा, ये एक ओपन सीक्रेट है कि वो एक डीपर मोटिव रखता है। अगर चाइना किसी को इकोनॉमिक हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें उस कंट्री से ज्यादा चाइना का एडवांटेज होता है। लेकिन जो तिब्बतन कम्युनिटीज है नेपाल के अंदर, वो एक सीरियस कंसर्न हो सकते हैं चाइनीज अथॉरिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि नेपालीज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस अच्छा हो जाए, तो वो बाकी सारे थ्रेट्स को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा। और सिर्फ इकोनॉमिक एड ही नहीं, धीरे धीरे चाइना अपने कल्चरल एक्सचेंज भी बूस्ट करना चाह रहा है नेपाल के साथ में। अराउंड 19 चाइना स्टडी सेंटर्स या और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं नेपाल के अंदर जो कि प्रमोट करते हैं चाइनीज लैंग्वेज और कल्चर। कन्फ्यूशियस जो है वो चाइनीज फिलोसोफर हैं, काफी पुराने, जिनको आप एथिक्स में पढ़ते हैं। इनफैक्ट बीजिंग ने नेपाल को एज एन ऑफिशियल डेजिग्नेशन भी अनाउंस किया है अपने नेशनल्स के लिए। इनफैक्ट जो टाउन है पोखरा जो नेपाल के अंदर है, उसको चाइनीज ऑनलाइन गाइड बुक्स के अंदर एक हॉट अट्रैक्शन बना दिया गया है और उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है और टॉप 10 प्लेसेस में उसको माना गया है कि चाइनीज को उसको देखना चाहिए बिफोर देयर डेथ। तो इनसे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ बिजनेस टाइज ही नहीं, कल्चरली भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है नेपाल को। यहाँ तक कि नेपाल के अंदर बहुत सारी होटल्स भी हैं जहाँ पे चाइनीज ऑनर्स हैं। तो चाइना का अब ये मोटिव है कि म्यूचुअल डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ में वो ट्रेड और टूरिज्म और जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट, साथ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे भी वो जोर दे रहा है। हालांकि कहना उसका ये है कि वो चाहता है कि नेपाल का उससे डेवलपमेंट हो, बट कहीं ना कहीं इसमें चाइना अपना फायदा देख रहा है। लेकिन ये चीज है नेपाल चाइना की कि चाइना क्यों चाहता है उसके प्रॉक्सिमिटी करना, लेकिन नेपाल का इसमें क्या एंगल है? जब नेपाल इतना अच्छा इंडिया का फ्रेंड रहा है तो अब वो इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है चाइना के साथ में? तो ऑब्वियस सी चीज है, चाइना से उसको पोटेंशियल सप्लायर बन चुका है चाइना, गुड्स का असिस्टेंस उसको दे रहा है और इन सब की नेपाल को बहुत ज्यादा जरूरत है अगर उसको अपनी इकोनॉमी रिकवर करानी है। तो फ्रेंडली टाइज अपनी जगह पे और अपनी कंट्री की रियलिटी अपनी जगह पे, तो जब एक कंट्री उनको ऑफर कर रहा है इतना ज्यादा हेल्प, तो वो उसको ऑब्वियसली लेना पसंद करेंगे। नेपाल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी है, इलिटरेसी भी बहुत है, तो इन सब से फाइट करने के लिए उनको चाहिए पैसा, एड, वो मिलेगी चाइना से। इंडिया के पास में इंडिया उनको हेल्प करता है, बट जिस लेवल पे चाइना कर सकता है उस लेवल पे इंडिया चाह के भी नहीं कर सकता, तो वो इंक्लाइन होते जा रहे हैं चाइना की तरफ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अब चाइना को एज अ चाइना कार्ड प्ले कर सकता है इंडिया के साथ में, जो मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज कर रही हैं इंडिया के साथ। इससे वो कहीं ना कहीं इंडिया को एज अ बिग ब्रदर जो अप्रोच मान के चलते हैं कि इंडिया हमारे साथ में इस तरीके की अप्रोच रखता है, तो उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं और इस कार्ड को प्ले करके वो एक नेगोशिएशन सही कर लेते हैं इंडिया के साथ में कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हमारी हेल्प चाइना करेगा, तो फिर आप अपना देख लीजिए। लेकिन चाइना इंडिया को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता? वो क्या रीजन हो सकते हैं? अब इसका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है कि डीप लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटीज है, रिलीजियस एफिलिएशन है और हिस्टोरिकल टाइज और ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी रही है, साथ में फैमिलीज कनेक्शन भी रही है। जो एक टर्म बोली जाती है इंडिया और नेपाल के रिलेशन में कि एक रोटी बेटी वाला साथ है, तो इतना ज्यादा
हमारे बीच में प्रॉक्सिमिटी है लैंड बॉर्डर से भी, और कल्चरल टाइज भी काफी अच्छी हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जिससे लगता है कि चाइना शायद इंडिया को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इंडिया और नेपाल के साथ में हैं। तो अगर नेपाली पीपल अगर कांटेक्ट करना चाहेंगे तो पहले इंडिया को प्रेफर करेंगे, उनको चाइनीज साइड से ज्यादा इंडिया प्रेफरेबल लगेगा। और अभी चाइना और नेपाल के रिलेशन इतना ज्यादा भी डीपन नहीं हुए हैं, वो लिमिटेड ही हैं, उसके कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो टाइज होती हैं इकोनॉमिक टाइज या फिर ट्रेड, इन सब के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए बगैर रहती नहीं है। एक और जो फैक्टर है वो ये है कि चाइना और नेपाल के बीच में डिफिकल्ट बॉर्डर ट्रेन्स हैं, यानी कि रूट काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑब्स्टेकल है, लैंड स्लाइड जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो साथ में इन रूट्स को ओपन रखना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव टास्क है। वहीं पे इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा पोरस है और काफी ज्यादा कनेक्टेड है। तो इस सिचुएशन को इंडिया को कैसे टैकल करना चाहिए? तो रिसेंटली चाइना ने प्रपोज किया एक प्लान कि वो एक्सटेंड करना चाहता है लासा सिगाट से रेलवे टू काठमांडू एंड ऑनवर्ड टू लुम्बिनी, जो कि इंडिया बॉर्डर के बहुत पास में है। और चाइनीज कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है कि वो एयरपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं लुम्बिनी के अंदर। ओके, आपको ये भी यहाँ बताना है कि लुम्बिनी क्यों इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली बुद्धिज्म का और लुम्बिनी का क्या कनेक्शन है। अब ये जो प्लान है उसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन दोनों होंगे इंडिया के ऊपर। तो इसके बैकड्रॉप में इंडिया को जरूरत है कि वो एक कोई नया इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लेके आए नेपाल के साथ में, जिससे ना सिर्फ नेपाली सिटीजन्स को उसका फायदा मिले, बल्कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया नेपाल के बीच में उसको भी ठीक किया जा सके। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि नेपाल जितना चाहे चाइना के क्लोज में आए, कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर वो रिलायंस अपनी खत्म नहीं कर सकता। इंडिया जो है उसके लिए हमेशा एक वाइटल कंट्री रहेगा, बहुत से उसके रीजन हैं। हालांकि नेपाल ने जो चाइना का मासिव रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर रखा है, उसका मेंबर नेपाल है, जिसने फर्दर इंडिया को एक डिफिकल्ट पोजीशन में पहुंचा दिया है। और इनसे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फ्यूचर में हो सकता है टेररिज्म का खतरा और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी चाइना, नेपाल, देन पाकिस्तान, इन सब से वो टेररिज्म कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंक्रीज हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। तो जरूरी ये है कि जो प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस का और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, अगर इन पे दोनों कंट्री इंडिया और नेपाल अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इन दोनों को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ये कॉपरेशन इंडिया और नेपाल के बीच में बढ़ेगा। इससे हो सकता है ये टाइज इनकी सही हो जाएं और पॉलिटिकल एंगेजमेंट अगर बढ़ाया जाए तो इन सबको डिप्लोमेटिकली ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे नहीं है, सिटीजन्स को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल लेवल का इशू है। और अगर ये पॉलिटिकल लेवल का इशू ग्राउंड लेवल तक इनफिल्ट्रेट कर जाता है, प्रॉब्लम तब ज्यादा इमर्ज होगी, उसके बाद में प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। और इंडिया की हमेशा पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन जिस तरीके से चाइना अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करा है नेपाल में, वो एक रियलिटी है और वो एक कंसर्न है इंडिया के लिए, जिसको इंडिया को टैकल करने की जरूरत है। तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत है इंडिया नेपाल की टाइज को ठीक करने के लिए। और ये टाइज इसलिए भी ठीक करने की जरूरत है क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जो कल्चरल कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि इसमें क्या सही वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में एक डीप और लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज रही हैं, नेपाली जो पीपल हैं वो भी इंडिया को प्रिफर करते हैं ओवर चाइना। तो जरूरत है कि जो नेपाल के लीडरशिप है उनके साथ में एंगेज होने की जरूरत है। अगर कोई भी जेन्युइन इश्यूज है तो उनको ठीक करने की जरूरत है, डिप्लोमेटिकली इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। तो जो भी जेन्युइन इश्यूज हैं उनको रिजोल्यूशन के साथ साथ में जो भी अब इमर्जिंग इश्यूज हैं जो एक रेड लाइन बनती जा रही हैं उनको भी देखने की जरूरत है, उनको क्लैरिफाई करने की जरूरत है।
एक जरूरत है एंगेजमेंट की, डिप्लोमेटिक टाइज इंक्रीज करने की, पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल कनेक्शन को एनहेंस करने की, और इसके लिए नेपाल की मासिव ऑर्गेनाइजेशन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन के साथ में एंगेज होना पड़ेगा। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वात IAS अकेडमी। तो संडे की सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन नेपाल एंड चाइना, यानी हाल ही में इस तरीके के